नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने कॉम्पिटेरिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्ड एंड हार्डर, नसीब सभी पढ़े सभी ये महत्वपूर्ण बुद्धों के साथ। और हमने एक स्टार्ट की है सीरीज क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज। जब विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो हालांकि वो बहुत ही अच्छी तैयारी करके जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में सम माइनर कंफ्यूजन होते हैं जो कि वो जज नहीं कर पाता, और उन्हीं 2-4% जो माइनर कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं गलत कर जाता है। ऐसे ही क्वेश्चनों को ट्रैक करते हुए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को ट्रैक करते हुए जो कि कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं स्टूडेंट्स के, उसी पर वर्क करता है कॉम्पिटेरिया वाईटी चैनल। कॉम्पिटेरिया वाईटी चैनल प्रोवाइड कराता है the purified version of the G-Star, the crux of the NCERT of the concern folder, Indian Polity and Constitution, in which I retain as I Polity and Constitution, which I Polity and Constitution। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए महत्वपूर्ण वैकेंसी आई है PGCIL में, अप्रेंटिसशिप आई है PGCIL में, और इसके साथ ही साथ BHU में जॉब आई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, और RPSC में फॉर्म आए हैं जूनियर लॉ ऑफिसर के, और CUET UG के रिजल्ट जो है NTA की वेबसाइट पे आ चुके हैं, जिसको भी आपने देख लिया। और इसके साथ ही साथ बहुत ही जल्दी NTA यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट एग्जाम के भी रिजल्ट आ जाएंगे, और CSIR के रिजल्ट आ चुके हैं। CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, जो कि नेट साइंस का होता है, उसके भी रिजल्ट आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप महत्वपूर्ण जॉब्स के लिए देख सकते हैं, और महत्वपूर्ण कई एडमिट कार्ड्स भी इशू हुए हैं, आप सरकारी रिजल्ट की रिलीज को सर्च कर सकते हैं। हमने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन में, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से पॉइंट्स पर डिस्कस किया, और आज का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो चल रहा है हमारा कल से ही ये लेक्चर, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायती राज व्यवस्थाओं पर है। तो हमने कुछ पॉइंट पढ़ा था कि पंचायती राज के रूप में स्थापित हुआ ये निकाय। अब हम इसके आगे से जो पॉइंट्स हमारे बचे हैं उनको हम डील करेंगे। अगला पॉइंट है राजस्थान प्रथम राज्य था, ये पंचायती राज के परिप्रेक्ष्य में है। राजस्थान प्रथम राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं स्पेशली नागौर में था, तो नागौर राजस्थान का ही जिला है। तो राजस्थान प्रथम राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं को लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट की जो हम डॉट बना रहे हैं, पॉइंट को सिग्निफाई कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उद्घाटन, पंचायती राज का इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959, इसमें इसका जो इनॉग्रेशन है 2 अक्टूबर 1959 को वहां के कौन थे तत्कालीन, का मतलब जो उस समय रहे होंगे वो
जनप्रतिनिधि या जिसकी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन प्रधानमंत्री थे बताइए? 2 अक्टूबर 1959 को कौन प्रधानमंत्री थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जबकि ये योजना चली उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तो जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में किया। राजस्थान के नागौर जिले में किया इसकी स्थापना, इसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि 1959 में, सेम ईयर में 1959 में आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश ने राजस्थान का अनुसरण करते हुए, मतलब उसको देखते हुए, फॉलो करते हुए, राजस्थान का को फॉलो करते हुए, का अनुसरण करते हुए, मतलब सेकंड स्टेट है जो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से राजस्थान का अनुसरण करते हुए इस प्रणाली को अपनाया। पंचायती राज प्रणाली को अपनाया। अच्छी प्रणाली थी, इसलिए साउथ के स्टेट्स अपना लेते हैं, सब नहीं करते इसे, अपनाया था। और इसका अपवाद क्या था? एक्सेप्शन हर जगह पे होता है। अपवाद क्या था? अपवाद था कि तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया, जबकि त्रिस्तरीय थी। जबकि पश्चिम बंगाल ने, जबकि ध्यान से समझिएगा, जबकि पश्चिम बंगाल ने चतुर्स्तरीय, देखिए यहाँ एक से एक धुरंधर है, पश्चिम बंगाल ने चतुर्स्तरीय प्रणाली को अपनाया। पंचायती राज व्यवस्था, राजस्थान प्रथम राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं को लागू किया गया और पंचायती राज संस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में किया। और 1959 में आंध्र प्रदेश ने राजस्थान का अनुसरण करते हुए, फॉलो करते हुए इस प्रणाली को अपनाया था, पंचायती राज व्यवस्था को। और इसका अपवाद क्या था? अपवाद के स्वरूप में क्या था? जैसे त्रिस्तरीय हमारी व्यवस्था थी तो तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया और वहीं पर पश्चिम बंगाल ने चतुर्स्तरीय प्रणाली को अपनाया। चतुर्थ का मतलब 4 तरह की प्रणाली, क्या 4 बार था इसमें। इसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके बाद जो आया, इतना वो क्लियर हो गया, हम यहां से मिटा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यूपीएससी में कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आता है, पंचायती राज व्यवस्था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्ट 1990। तेरहवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992,
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस विधेयक में सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान का भाग 9 निहित है। पार्ट 9। इस विधेयक में भारतीय संविधान का भाग 9 निहित है। भाग 9, 9वां भाग। सेकंड पॉइंट, इसे क्या था? पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसे पंचायती शीर्षक दिया गया है। किस नाम से? पंचायती शीर्षक दिया गया है। और इस अधिनियम में इस एक्ट में क्या बात की गई है? और इस अधिनियम में आर्टिकल 243 से, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आर्टिकल 243 से 243 अणा तक प्रावधान मिलते हैं। तक के प्रावधान हमने आपको 243 अणा तक पूरा पढ़ा दिया है। पहले ही हमने बताया था कि पहले हमने एक्ट पढ़ा दिया, तक के प्रावधान शामिल हमने बताया था ना। ध्यान दीजिए कि हम आपको संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं पंचायती राज से संबंधित, वो हमने पहले ही पंचायती राज स्टार्ट करने से पहले ही आपको पढ़ा दिया था कि आर्टिकल 243 से 243 अ मतलब 243 ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, मतलब ये समझ लीजिए आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ क्या है? आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ मतलब आर्टिकल 243 फिर आर्टिकल 243 ए, ठीक है, और यहां से लेके पूरा मतलब आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 ए, आर्टिकल 243 बी अप टू आर्टिकल 243 ओ। एक बार मैं समरी दे देता हूं कि सारे क्या थे आर्टिकल्स। आर्टिकल 243 परिभाषाओं के बारे में पंचायती राज की, आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा के बारे में, आर्टिकल 243 बी पंचायतों का गठन, आर्टिकल 243 सी पंचायतों की संरचना, आर्टिकल 243 डी स्थानों का आरक्षण, आर्टिकल 243 ई पंचायतों की अवधि आदि मतलब उसमें ड्यूरेशन, आर्टिकल 243 एफ सदस्यता के लिए योग्यताएं, आर्टिकल 243 जी पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार उत्तरदायित्व, आर्टिकल 243 एच पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, और आर्टिकल 243 जी एच आई वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, आर्टिकल 243 जे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, आर्टिकल 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन, आर्टिकल 243 यल संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, आर्टिकल 243 यम इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना, आर्टिकल 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना, आर्टिकल 243 ओ लास्ट है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। तो ये हमारा सारा है आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ए और 243 ओ तक, मतलब कि अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 आ, तो अनुच्छेद 243 क्या कहता है? परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ पंचायत, डेफिनेशन ऑफ पंचायती राज, देखिए पहला। और आर्टिकल 243 ओ मतलब आर्टिकल
243 अणा क्या कहता है? निर्वाचन संबंधी मामले। क्या कहता है? निर्वाचन संबंधी मामले। कंफ्यूज ना होइएगा, ये 2 लेक्चर पहले पढ़ा दिया गया है पूरा आर्टिकल। मामलों में, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। ठीक है, ध्यान दीजिए, आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 तक, यानी कि अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 अणा तक के सभी प्रावधान शामिल हैं। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इस विधेयक में भारतीय संविधान का भाग 9 निहित है और इसे पंचायतें शीर्षक दिया गया है। जो इसका आपका टाइटल है वो क्या है? पंचायतें। और इस अधिनियम में आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 तक के प्रावधान शामिल है। आर्टिकल 243 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ पंचायती राज। और आर्टिकल 243 क्या कहता है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रावधान शामिल है। देखिए ये सब ब्रैकेट में रहेगा, ये सारा ब्रैकेट में, ये सारा, ये पूरा ब्रैकेट में है मैटर। हमारे पास जो है आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 अणा। अब ये सारा अंडर ब्रैकेट चीजें हैं कि आर्टिकल 243 ए एंड 243 ओ, जैसे डिस्क्रिप्शन देखते हैं ना बुक्स में होता है, तो वैसे आप समझ लीजिए। ये इसको मैं नोट लिख दे रहा हूं, मतलब कि इस पॉइंट का एक नोट की तरह से ट्रीट होगा। अब अगला पॉइंट हमारे पास जो तीसरा है, इस अधिनियम के द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इस अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची, कहां पे? कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 11वीं अनुसूची क्या करते हैं? संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। बहुत ही अच्छी बात, भी जोड़ी गई है इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। सेवेंटी-थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। और ये एक्ट पंचायती राज, ये अधिनियम पंचायती राज, ये अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा क्या करता है? यह अधिनियम क्या करता है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूपीएससी और पीसीएस में बराबर आ रहा है क्वेश्चन। उसी प्रकार से आप 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 तो इसी तरीके से आप करिए। देखिए क्या कहा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन में हमारा आज का टॉपिक है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस विधेयक में भारतीय संविधान का भाग 9 निहित है। इस विधेयक में भारतीय संविधान का भाग 9 निहित है। इस विधेयक को पंचायतें शीर्षक दिया गया है। और इस अधिनियम में संविधान के आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 तक के प्रावधान शामिल है। आर्टिकल 243 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ पंचायती राज। और आर्टिकल 243 या अनुच्छेद 243 अणा कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। और इस एक्ट के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी
जोड़ी गई है। ये अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ये एक्ट पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ देखने लायक बात क्या है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 हैव स्टेटेड दैट इस विधेयक में भारतीय संविधान का भाग 9 निहित है और इस विधेयक को पंचायतें नाम के शीर्षक से जाना जाता है। टाइटल क्या है? पंचायतें। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायतें अगर आप सर्च करेंगे या पंचायतें को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 की पूरी ब्रीफ डिस्कशन। और इस एक्ट में आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243A अप टू आर्टिकल 243O तक का प्रावधान शामिल किया गया है। इस एक्ट के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है और ये एक्ट जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू प्रदान करता है ये एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। पंचायती राज के कई स्तर थे। पंचायती राज के कितने स्तर? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या त्रिस्तरीय, कि वहां अपवाद में हमने आपको तमिलनाडु में दिखाया था द्विस्तरीय और पश्चिम बंगाल में उस समय दिखाया था क्या बनी थी चतुर्स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो इसी के तहत आप देखिए अगला हमारा पॉइंट है पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर। केंद्रीय पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर 3 लेयरिंग प्रोसीजर प्रोड्यूस्ड बाय पंचायती राज सिस्टम। पहला है ग्राम पंचायत। पहला जो है इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। पंचायती राज प्रणाली के पहले स्तर को बोलते हैं ग्राम पंचायत। ये ग्रामीण स्तर पर होती है। कहाँ होती है? ये ग्रामीण स्तर पर होती है। इसके बाद जो दूसरी है स्तर है वो है क्षेत्र पंचायत। कौन है? दूसरी है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत क्या करती है? मध्यवर्ती। यह है मध्यवर्ती या ब्लॉक स्तर पे है या प्रखंड स्तर पर, मध्यवर्ती या प्रखंड स्तर पर। और तीसरा जो स्तर है हमारा पंचायती राज का ये है जिला पंचायत। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बराबर एग्जाम्स में पूछा जाता है। जिला पंचायत ये हमारी होती है जिला स्तर पर। किस पर होती है? जिला पंचायत जिला स्तर पर होती है। तो पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर है। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर, दूसरा क्षेत्र पंचायत मध्यवर्ती या प्रखंड स्तर पर, और तीसरा है जिला पंचायत जो कि जिला स्तर पर होती है। अधिनियम में जो एक्ट हमारा है 1973 उसमें क्या कहा गया है? अधिनियम में पंचायती राज प्रणाली के आधार पर पंचायती राज प्रणाली के आधार पर आधार के रूप में पंचायती राज प्रणाली के आधार के रूप में ग्राम सभा का प्रावधान है। इसका ग्राम सभा का प्रावधान, इसका प्रावधान है ग्राम सभा। जिला पंचायत जिला स्तर पर, देखिए ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर पहला, दूसरा क्षेत्र पंचायत मध्यवर्ती या प्रखंड स्तर पर ब्लॉक लेवल पे, और तीसरा है जिला पंचायत जो है जिला स्तर पर। और इस एक्ट में 1973 एक्ट जो है पंचायती राज का, इस एक्ट में पंचायती राज प्रणाली के आधार के रूप में ग्राम सभा का प्रावधान है। जो बेस हमारा है किसको लेके चले हम? ग्राम सभा।
ग्राम प्रधान की नियुक्ति होती है। तो ग्राम सभा का प्रावधान, प्रोविजन किसकी होती है? ग्राम सभा की प्रोविजन से। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा। पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर के बारे में, पंचायती राज के अमेंडमेंट एक्ट 1973, 1992 का ये अमेंडमेंट एक्ट जो हमने पढ़ा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो भी नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। पूरी क्रक्स और पूरी जीस्ट देते हैं एनसीईआरटी की जूस की तरह से हम पिला देते हैं, और उसको एब्जॉर्ब कर लीजिए। नॉलेज इज एवरीवेयर इन यूनिवर्स, बट द मैटर इज दैट हाउ कैन यू ऑब्जर्व, आप कैसे उस नॉलेज को ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व करने की क्षमता लाइए। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव योर गोल। सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। मुफ्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आप हैं तैयार? फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का यह प्रोग्राम पूरे विश्व के साथ ही साथ भारत में भी रन कर रहा है, और भारत के भी विद्यार्थी और साथ ही साथ पूरे विश्व के विद्यार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं। ड्यूअल लैंग्वेज में हर तरह से हर भाषाओं को हम समाहित करते हुए, इंटरनेशनल भाषा इंग्लिश और साथ ही साथ हमारी मातृभाषा हिंदी को मिलाकर मैं एक ड्यूअल लैंग्वेज कोर प्रोग्राम ये स्टार्ट किया हूँ, इसमें कि मैं दोनों भाषा में जहाँ तक समर्थ हूँ पढ़ा देता हूँ। और आप इसको और इसके जूस को जो लेक्चर के है हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करिए। अपनी रिवीजन बुक बना लीजिए। रिवीजन नोटबुक में हमेशा मैं रिवीजन जब कहता हूँ कराने को, तो वहाँ रिवीजन नोटबुक में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, फिगर्स हैं, वैल्यूज हैं, उसको आप नोट किया करिए, जो कि आपके एग्जामिनेशन टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह काम आएंगे, जो कि पूरी जीस्ट या क्रक्स को भी पूरा सिंथेसाइज एनालिटिकली और ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए इस प्रकार से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। तो आप इसको ब्रीफ नोट्स बनाइए, अपना एक स्पेशल नोट्स बुक ले लीजिए, नोट्स कॉपी, और उसमें जब भी मैं कराता हूँ रिवीजन की रिवीजन बुक निकालिए, तो उसमें आप रिवीजन कॉपी में लिखिए कॉमटेरिया रिवीजन नोट्स। तो देखिएगा आगे एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। मैंने देखा कि यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस में काफ़ी बड़े स्तर के एग्जामिनेशंस में काफ़ी क्वेश्चंस मेरे लेक्चर से फंसे हैं, इसलिए मैंने पूरा यूपीएससी का पेपर भी आपको सॉल्व कराया GS1 का। बने रहे, जमे रहे आपके अपने महत्वपूर्ण एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कॉमटेरिया।